नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में सरकार ने अन्य सेवा प्रदाता यानी अदर सर्विस प्रोवाइडर उद्योगों के लिए दिशा निर्देशों को सरल बना दिया है। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विशेषकर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओज और आईटी सक्षम सेवाओं यानी आईटीईएस की व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार करना है, जो अक्सर सेवाओं की प्रदायगी के लिए टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करती हैं। ओएसपी पदावली का उपयोग बीपीओज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स आदि के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ओएसपीज एप्लीकेशन सर्विसेज, आईटीईएस या अन्य प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो अक्सर सेवाओं की प्रदायगी के लिए टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करती हैं। ओएसपी पदावली का उपयोग बीपीओज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओज, कॉल सेंटर्स आदि के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश फर्में पट्टे पर प्राप्त टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती हैं, जहां इन टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दूरसंचार स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। इसलिए ओएसपीज के स्वतः पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करने वाली फर्मों की निगरानी कर सके। साथ ही फर्म जाली ओएसपीज स्थापित न कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य किया गया था। आइए अब नए दिशा निर्देशों को समझते हैं। भारत में ओएसपी केंद्रों के लिए किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। डेटा से संबंधित कार्यों से जुड़े बीपीओ उद्योग जगत को ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसपीज को भारत में कहीं से भी या घर से कार्य करने के आधार पर संचालित किया जा सकता है। इससे बीपीओज और आईटीईएस फर्मों को स्थान संबंधी लागतों में कटौती करने, परिसर के लिए किराए और अन्य अनुषंगी लागतों और अनुपालन बोझ को कम करने आदि में सक्षम बनाने के साथ साथ बीपीओज एवं केपीओज में निवेश के लिए भारत को एक अधिमानी गंतव्य बनाने में सहायता प्राप्त होगी। अगली खबर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से संबंधित है। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है। कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को घरेलू हिंसा की 13,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार राज्यों से 70% शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए मामलों की संख्या लगभग 1% से भी कम है। आइए अब जानते हैं महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मुख्य कारण। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति के बाहर आने जाने पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया था, इस तरह की परिस्थितियों ने महिलाओं को शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण आधारित उच्च जोखिम वाले अपमानजनक संबंधों की स्थिति में पहुंचा दिया था। विशेष रूप से पुरुषों की आय में गिरावट की वजह से आर्थिक सुरक्षा जोखिमों को बढ़ावा प्राप्त हुआ है और इस स्थिति में वे अपने जीवन साथी पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति तब और खराब हो जाती है जब विवाहित दंपत्ति में महिला कार्यशील हो और पुरुष बेरोजगार हो। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं एवं पुलिस कर्मचारियों की कमी और उन पर कार्य का अधिक भार, धन का अभाव और घरेलू हिंसा पीड़ितों के आश्रय केंद्रों का बंद होना आदि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रमुख कारणों में शामिल रहे हैं। वहीं सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटरों को समेकित करना, जो लैंगिक हिंसा का सामना कर चुकी महिलाओं को विधिक और मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं, तथा स्थानीय चिकित्सा दलों, पुलिस एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध है। एनसीडब्ल्यू ने एक हेल्पलाइन और ईमेल विकल्प के साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है। वर्जिन हाइपरलूप ने प्रथम मानव परीक्षण को पूर्ण कर लिया है। ये हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण की दिशा में एक कदम है। इसी के साथ वर्जिन हाइपरलूप इस प्रौद्योगिकी का मानवीय परीक्षण करने वाली प्रथम कंपनी बन गई है। हाइपरलूप एक नियर वैक्यूम ट्यूब संरचना में उच्च गति से चलने वाली ट्रेन है। इसे परिवहन का 5वां माध्यम माना जाता है। अन्य 4 में रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग शामिल हैं। ये नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए निर्दिष्ट 6 नए प्रस्तावों में से एक है। अन्य 5 में मेट्रिनो, स्टैडलर बसें, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बसें और फ्रेट रेल रोड शामिल है। हाइपरलूप का लक्ष्य घर्षण और वायु प्रतिरोध को समाप्त करना है, जो नियमित वाहनों की गति को धीमा करते हैं। घर्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए पॉड एक चुंबकीय उत्थापन ट्रेन यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन की भांति उसके ट्रैक से कुछ ऊपर संचालित होता है और वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए ट्यूब का उपयोग किया जाता है।
निम्न वायु प्रतिरोध ट्यूब के भीतर कैप्सूल को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय की पर्याप्त बचत होती है। हाइपरलूप पर्यावरण के अनुकूल है और इसके लिए अधिक रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है। IIT मद्रास में कार्यरत आविष्कार परियोजना की टीम भारत के प्रथम स्वचालित हाइपरलूप पॉड के विकास पर कार्य कर रही है। अगली खबर डिजिटल भारत से संबंधित है। वित्त मंत्री ने गूगल, फेसबुक आदि जैसी डिजिटल फर्मों पर कर के आरोपण के लिए आम सहमति का आह्वान किया है। डिजिटल करों में ऐसी नीतियां शामिल होती हैं जो विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों को लक्षित करती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को अक्सर उन करों पर नीतिगत विचार विमर्श के साथ संबद्ध किया जाता है जिनका डिजिटल कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है और जहां वे भुगतान करती हैं। विभिन्न डिजिटल व्यवसाय मॉडल को उन देशों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है जहां वे अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचती हैं और दूरस्थ बिक्री या सेवा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्राहकों तक अपने उत्पादों या सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के आधार शरण एवं लाभ हस्तांतरण फ्रेमवर्क के तहत यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत राष्ट्रीय डिजिटल फर्मों को देश में उनकी भौतिक उपस्थिति या प्राप्त लाभ के निरपेक्ष उनके द्वारा करों का भुगतान करने के संदर्भ में वार्ताएं कर रहे हैं। OECD ने इस मुद्दे पर 2 संरचनाओं के निर्माण के लिए एक रूपरेखा भी जारी की है। संरचना 1 के तहत डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लाभ आवंटन और किस देश को उन पर पहले आरोपण का अधिकार प्राप्त है, इससे संबद्ध व्यवस्था से संबंधित है। संरचना 2 के तहत कुल लाभ पूल पर प्रभारित किए जाने वाले कर क्षेत्राधिकारों की गणना के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव शामिल है। इससे पहले मार्च 2020 में भारत ने 2% डिजिटल सेवा कर यानी DST आरोपण व्यवस्था को अपनाया था। ये केवल अनिवासी कंपनियों पर लागू होता है। साथ ही ये वस्तुओं या सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री या भारत में व्यक्तियों पर लक्षित उनके उद्देश्यों को भी शामिल करता है। अगली खबर खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 जनित खाद्य संकट के निवारण के लिए खाद्य संगठन की शुरुआत की गई। ये खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संचालित एक बहुहितधारक और बहुक्षेत्रीय गठबंधन है। आपको बता दें कि FAO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है जो भुखमरी के उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रसार को बढ़ावा देती है। ये गठबंधन वैश्विक खाद्य पहुंच को सुनिश्चित करने और अधिक संधारणीय रीति के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों की सुनम्यता और परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए आरंभ की गई अभिनव पहलों को समर्थन प्रदान करेगा। कोविड-19 संकट खाद्य प्रणालियों में विभिन्न व्यवधानों के सृजन द्वारा खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ये व्यवधान खाद्य उत्पादन, किसानों के स्वास्थ्य, कृषि आगतों तक पहुंच, बाजारों तक पहुंच, ग्रामीण रोजगार और आजीविका आदि को प्रभावित कर सकते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कम से कम 690 मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित रहे थे। अब वर्ष 2020 के अंत तक इस महामारी के कारण 130 मिलियन से अधिक लोग चिरकालिक भूख से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में खाद्य गठबंधन कई दिशाओं में कार्य करेगा, जैसे संसाधनों, विशेषज्ञता और नवाचार का संग्रहण करेगा, संयुक्त और समन्वित कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा, देशों के बीच संवाद और ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, समाधान उन्मुख योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा में कार्य करेगा, एक दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी का विस्तार करेगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत एवं मालदीव द्वारा आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल है $100 मिलियन का अनुदान जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत द्वारा दिए जाने वाले $500 मिलियन पैकेज का हिस्सा है। उच्च प्रभावशीलता वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं यानी HICDPs यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, खेल और युवा मामले में सहयोग आदि। भारत सरकार ने पहले भारत यानी इंडिया फर्स्ट की विदेश नीति अपनाने पर मालदीव की सराहना और आभार व्यक्त किया है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का निकट सहयोगी माना जाता था, जिसके कारण इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता प्रकट की गई थी। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की प्रथम बैठक आयोजित हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया गया। इसमें विचार विमर्श संबंधी कई मुद्दे रहे। इस बैठक के तहत वर्ष 2020 में कोविड-19 के प्रत्युत्तर में G20 की कार्य योजना सहित G20 में सऊदी अरब की अध्यक्षता के परिणामों पर विचार विमर्श के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार पर भी चर्चा की गई। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों की एक पहल है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2020। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय नर्स परिषद अधिनियम 1947 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो नीतियों का निर्माण तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी शिक्षा के प्रशासन के लिए मानकों को विनियमित करेंगे। इसकी अन्य प्रमुख विशेषताओं के तहत योग्य नर्स और मिडवाइफरी की योग्यता रखने वाली विदेशी नागरिकों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है और इनके भारत में प्रैक्टिस के लिए एक अस्थायी लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक रूप से अधिदेशित निकाय है। आयोग के कर्तव्यों के अंतर्गत संघ और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके मध्य करों के बंटवारे के संबंध में अनुशंसाएं करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन करना शामिल है। आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के वितरण के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वित्त आयोग को विद्युत क्षेत्र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंगीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में राज्यों के लिए मौजूदा प्रदर्शन प्रोत्साहनों के परीक्षण और भावी प्रोत्साहनों की अनुशंसा के लिए निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट तक विस्तारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना का पूर्व निर्धारित लक्ष्य 25.7 गीगावाट था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में 3 घटक शामिल हैं। घटक ए के तहत ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत भू स्थापित नवीकरणीय विद्युत संयंत्र, घटक बी के तहत ग्रिड से पृथक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कृषि पंपों का संस्थापन, घटक सी के तहत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण यानी सोलराइजेशन आदि शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद वायु गुणवत्ता का आकलन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नवगठित आयोग CAQM द्वारा दिवाली से पूर्व वायु गुणवत्ता परिदृश्य का आकलन और अपनाए जाने वाले तात्कालिक उपायों का अभिनिर्धारण किया गया। इन उपायों में शामिल है निजी परिवहन साधनों के उपयोग को कम करना, घर से कार्य करने की प्रथा को प्रोत्साहित करना, अपशिष्ट के दहन को प्रतिबंधित करने के लिए नियमों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना, एंटी स्मोक गन का उपयोग करना और धूल से प्रभावित क्षेत्रों में जल का छिड़काव करना आदि। CAQM ने उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा गठित शीर्ष निकाय जैसे पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण EPCA सहित अन्य सभी निकायों तथा प्राधिकरणों को प्रतिस्थापित कर दिया है। भारत में केसर उत्पादन का पूर्वोत्तर भारत तक विस्तार। उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र सिक्किम में केसर उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को प्रारंभ कर रहा है। ये केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांगयांग के बीच समान जलवायवीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यांगयांग में केसर की प्रतिदर्श कृषि यानी सैंपल फार्मिंग संभव हो सकी है। केसर का उत्पादन दीर्घकाल से केवल जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में ही किया जाता रहा है और कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को केसर का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में केसर उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय केसर मिशन आरंभ किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।